धोखेबाज इश्क। मैं गुरदीप जालंधर का रहने वाला हूँ। मैं आप सबके सामने अपनी कहानी लेकर आया हूँ। आप सब अपने अपने नज़रिए से मुझे जज करेंगे। कोई मुझे बुद्धू बोलेगा तो कोई पागल, कोई प्यार में अंधा। लेकिन मैं अपनी कहानी इसीलिए आप तक लेकर आया हूँ ताकि कोई और मेरी तरह इस्तेमाल ना किया जाए। कहते हैं लोग प्यार में अंधे हो जाया करते हैं, पर मैं तो शायद गूंगा, बहरा, अंधा सब हो गया था। मैं प्यार का मारा इतना पागल कि खुद ही उस धोखेबाज की बातों में आता रहा। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में उथल पुथल मच गई। एक दिन मेरे पास एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो। मैंने भी हेलो का जवाब दिया। वहां से फिर से एक आवाज आई, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने पूछा, आपने कहां पर कॉल किया है? आपको किससे बात करनी है? तो ऐसे ही बातें शुरू होती गई। उसने बोला, मुझे आपसे ही बात करनी है। या फिर यूं कहें कि वो कहीं और नंबर लगाना चाहती थी और गलती से मेरा नंबर मिल गया। मैं पागल इसको डेस्टिनी समझ के बात करता रहा। शायद मैं ये सोच बैठा था कि भगवान ने ही हम दोनों के तार एक दूसरे से मिलवा दिए हैं, क्योंकि मेरा मानना था इस दुनिया में यूं ही कोई किसी से नहीं मिलता, कुछ तो ऊपर लिखा होता है। फिर धीरे धीरे हम बातें करने लगे। उसने अपना नाम सिमरन बताया और इत्तेफाक ही था कि वो भी मेरे शहर में ही रहती थी। फिर कुछ दिन बात करने के बाद उसने मुझसे मिलने के लिए कहा। मैंने भी मिलने के लिए हाँ कहा और एक जगह डिसाइड करके हम एक दूसरे से मिलने पहुंचे। मुझे उससे मिलकर अच्छा लग रहा था। तभी उसने बोला कि मुझे मेरे घर जाना है। वो मुझसे मिलकर सीधा अपने घर को निकल गई। फिर 2 दिन तक अचानक से उसका कोई फोन नहीं आया। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद घर पर होगी, बिजी होगी। पर फिर जब 2 दिन तक ना कोई फोन ना कोई मैसेज आया, तो मैंने उस नंबर पर दोबारा से कॉल किया। फोन किसी और ने उठाया और उसकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। पर फिर मैंने हिम्मत करके सिमरन के बारे में पूछा तो सामने से जवाब आया, मैं सिमरन की सहेली रमन बोल रही हूँ। मैंने उससे सिमरन के बारे में पूछा तो उसने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही 4-5 दिन और निकल गए। मेरे दिल की बेचैनियां बढ़ रही थी और मैंने फिर से उसे नंबर पर फोन कर दिया और फोन फिर से रमन ने ही उठाया। मेरी बेचैनी शायद रमन समझ गई थी और एक दिन उसे मुझ पर तरस आ गया। रमन ने मुझे सब सच सच बता दिया कि सिमरन अपने किसी दोस्त से मिलने गई है और उसी के साथ है। वो उसको बहुत पसंद करती है। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसने सिमरन की सच्चाई वक्त रहते मेरे सामने खोल दी थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और धीरे धीरे मेरी बात रमन से शुरू हो गई थी। मुझे अब उससे बातें करना अच्छा लगने लगा था। वैसे ही दूसरी तरफ भी था, रमन को भी मैं पसंद आने लगा था। हम दोनों की ऐसे ही बातें होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। कब दिन से रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था।
बातें करते करते सुबह हो जाया करती थी, दिन निकल जाया करता था। हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। कुछ दिन बात करने के बाद रमन ने मुझसे मिलने के लिए कहा और कहा कि अमृतसर आ जाओ, गोल्डन टेम्पल चलेंगे और साथ में मत्था टेकेंगे और मन्नत भी मांगेंगे। मैं भी चला गया उससे मिलने। वहां मुझे उससे मिलकर एक अपनापन सा लगा था। वो येलो कलर के सूट में गजब लग रही थी, लंबे बाल, झील सी आंखें जिनको बस मैं देखता ही रह गया। कसम से बहुत प्यारी लग रही थी वो। भारतीय संस्कृति का नायाब नगीना लग रही थी वो। एक लड़की सूट सलवार में इतनी सुंदर लगती है, बस मैं बता नहीं सकता। उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। खैर, मिलने के बाद वो अपने घर को जाने लगी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई अपना मुझसे दूर हो रहा है। मैं बस उसी की यादों में खोया रहता था। हम दोनों इस रिश्ते में इतने पागल हो गए थे कि घंटों एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। उसकी वो बातें, सुनो, रात में फोन ना काटना, ऐसे ही सो जाना, उसका यूं बोलना, मुझे आपके दिल की धड़कन सुननी है, हम ऐसे ही सो जाएंगे, आप बस फोन मत काटना। शायद रब को भी यही मंजूर था, तभी तो सिमरन की सच्चाई पहले ही पता लग गई थी। रब की ही मेहर है जो आप मेरी जिंदगी में आए, और उसका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो मेरी इस वीरान जिंदगी में प्यार के रंग भरने आई थी। मेरी जिंदगी में आकर एक दिन मुझसे बोली, दीप, मुझे कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में जाना है तो तुम भी चलो। पर मैं थोड़ा बिजी था और काम के सिलसिले में मैं उसके साथ नहीं जा पाया। फिर मुझे पता लगा कि उसको उसके बचपन का प्यार मिला है, आई मीन क्रश, जिसको वो कभी पा ही ना सकी थी। उस लड़के की वजह से हम दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां तो आ गई थी, पर वो दूरियां हमारे रिश्ते से बड़ी नहीं थी। जो गलतफहमी थी हमारे बीच में, वो भी दूर हो गई थी। वो कहते हैं ना, अगर प्यार दिल से करो तो झगड़े के बाद वो प्यार कई गुना बढ़ जाता है। वैसा ही हुआ हमारे रिश्ते में भी। हम दोनों हर रविवार को अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाते थे और ये सिलसिला 2 साल तक यूं ही चलता रहा। तब तक रमन की फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो गई थी और फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद वो चंडीगढ़ आ गई। वहां जाकर वो किसी कंपनी में जॉब करने लग गई। साथ ही उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अब मेरे अमृतसर छोड़ चंडीगढ़ के चक्कर लगने शुरू हो गए। प्यार का मारा आशिक जो था, मैं महीने में 2 बार उससे मिलने जालंधर से चंडीगढ़ जाया करता था। जब भी उसके एग्जाम होते तो मैं उसको वहां से लेकर उसके एग्जाम सेंटर तक पहुंचाता और वहीं बाहर बैठकर इंतजार करता जब तक कि वो अपना एग्जाम खत्म करके ना आ जाती थी। फिर वापस उसको ड्रॉप करके फिर अपने घर जाता। मैं उससे इतना प्यार करता था कि मेरे मन में कभी उसके लिए शक आया ही नहीं। बस मैं उस पर विश्वास करता था और अपना भविष्य भी उसी के साथ देखता था। मेरे परिवार को भी उसके बारे में पता ही था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब चंडीगढ़ में उसका 1 साल पूरा होने को था। एक दिन मैं अपने फोन में व्हाट्सएप चला रहा था कि तभी हमारी कॉमन फ्रेंड का मैंने स्टेटस देखा। वो लहंगा पहने हुए थी।
मैंने उसे ऐसे ही छेड़ने के लिए मैसेज किया और पूछा, ओए, सगाई हो गई क्या तेरी? तो उसने बोला, मेरी नहीं, रमन की सगाई थी। उसके मुंह से ये सब सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा, क्या क्या बोले जा रही है? रमन की सगाई? होश में तो है ना? अच्छा मजाक कर रही है सुबह सुबह मेरे साथ? तब उसने कहा, अरे यार सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा रमन की सगाई हो चुकी है। पर मुझे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब उसने मुझे रमन की सगाई की फोटो भेज दी और फोटो देखकर तो मैं पागल सा हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसी ठोकर लगने वाला एहसास हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। एक पागल हुए इंसान की तरह ही हालत हो रखी थी मेरी। अब तो मैंने सीधा रमन को कॉल किया और उससे इस सब के बारे में पूछा। तो रमन ने रोती हुई आवाज में मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो दीप, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी सगाई कहीं और करवा दी और मैं किस मुंह से तुम्हें बताती? तुम नहीं समझ पाते, तुम नहीं जानते मैं कितनी मजबूर हूं। तुम तो मुझे धोखेबाजी समझते ना। पर मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे पता चलता है कि वो लड़का रमन के घर वालों ने नहीं, रमन ने पसंद किया था। लड़का दूसरे देश में रहता है और वो उसके ऊपर फिदा हो चुकी थी, वो भी 1 साल पहले ही, जब वो मेरे साथ थी। क्या उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया मुझे धोखा देते टाइम? मैं तड़प रहा था और वो मुझे ऐसे ही तड़पता छोड़कर चली गई। मेरी रात की नींद, चैन सब चला गया था। किसी से धोखा खाया मरता तो नहीं है, पर वो हर रोज घुट घुट कर जीता रहता है, जो उसे एक बार के मरने से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। मैं अब गुमसुम सा रहने लगा था। घर पर जिस लड़की के बारे में मैंने बात की थी, जिसके लिए मैं अपने भविष्य के सपने देखता था, क्या जवाब दूंगा अब सबको? मेरे मन में बस यही सब चलता रहता था। फिर एक रात तकरीबन 1 बजे मुझे उसका मैसेज आता है और जैसे ही मैं फोन उठाता हूं तो कॉल आ जाती है। सामने से रोती हुई आवाज में मेरा नाम पुकारा जाता है, दीप, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर चली गई, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। उसने मुझे बताया कि 8 महीने के बाद उसकी सगाई टूट गई है और मैं फिर से उसकी बातों में आ गया। मैं खुश हो गया कि मेरा पुराना प्यार वापस आ गया है। मैं यही सोचता था कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं, कायनात कुछ ना कुछ करके उससे हमें मिला ही देती है। पर शायद मैं गलत था। हम एक बार फिर पहले की तरह ही रहने लगे थे। बातों बातों में वो मुझसे कहती है कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। उसके मुंह से ये दोबारा सुनना मेरे लिए मौत से बढ़कर था। तब उसने कहा कि मेरे घर वालों को सरदार लड़का ही चाहिए। मैंने भी कहा, बस इतनी सी बात, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस 6 महीने तो, मैं वापस से सरदार बन जाऊंगा, तब तक तुम अपने घर पर बात करो। पर उसने अपने घर पर हमारे बारे में कोई बात नहीं की और फिर से किसी इंजीनियर साहब से शादी करवा ली। इस बार तो मैं बिल्कुल अंदर तक टूट गया था। किसी पर भी यकीन करना अब मेरे लिए
बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि अब आगे मैं क्या करूं। इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया और अपने प्यार की दुहाई देते हुए उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तेरे प्यार के चक्कर में हमने सब अपनाया था, पर बस अब और नहीं। अब तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। तुझे कहीं और शादी करानी होगी। मैंने भी घर वालों के सामने हार मान ली। यहाँ अब मेरी सगाई हो चुकी थी और मेरी सगाई और शादी में 2 साल का अंतर था। इस 2 साल के बीच में रमन मैडम ने फिर से मुझसे बात करने की कोशिश की। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बने ही मुझे सताने के लिए है, या यूं कहो मैं उसके हाथों की कठपुतली ही बनकर रह गया था। उसको भी शायद मज़ा आता था मुझ जैसी कठपुतली को अपने इशारों पर नचाने में। जब कोई और उसे नहीं सूझता था तो आ जाती थी मेरे पास मुझे नचाने के लिए। अच्छा टाइम पास किया उसने अपना। कुछ टाइम बाद उसने मुझे दोबारा से कांटेक्ट करके कहा, दीप, मेरा डाइवोर्स हो गया है। मैंने सब जतन करके देख लिए, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। तो मैंने कहा, रमन, बस भी करो अब, और मुझसे नहीं होगा। कोई इंसान किसी जगह पर एक बार धोखा खा सकता है, एक बार ठोकर खा सकता है, पर अगर वो बार बार ठोकर खाए तो उसे पागल ही कहा जाएगा। उसने मुझसे फिर कहा, दीप, तुम मेरे लिए तोड़ दो ना अपनी सगाई। चलो ना, हम भाग चलते हैं, हम अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। पर अब मेरे सामने मेरा परिवार था और मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि अपने प्यार के लिए परिवार की आंखों में आंसू दे जाऊं। मैंने उसे अब की बार साफ मना कर दिया कि अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। और मेरा ऐसा बोलने भर की देर थी कि मैडम ने फिर से 1 महीने के अंदर शादी कर ली। खैर, जो भी हो, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जैसा उसने मेरे साथ किया है, भगवान ना करे उसके साथ कभी ऐसा हो। कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। उसने हर बार मेरा भरोसा तोड़ा है कि अब तो मुझे अपनों पर भी यकीन करने में डर लगता है। नहीं यकीन कर पाता मैं किसी पर भी, और शायद मैं जैसा हूँ यह भी सब मेरी ही गलती है। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।